हेलो साथियों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लेके आए हैं इंटरमीडिएट जीव विज्ञान का सेट नंबर 2। आज हम अनसॉल्व कराएंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके। इन्हें अनदेखा न करा, सबसे अधिक इससे क्वेश्चन फंसेंगे बोर्ड परीक्षा में। तो आज हम जीव विज्ञान इंटरमीडिएट जीव विज्ञान का 2022 का सेट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इन्हें अवश्य पढ़ें। इससे क्वेश्चन कम से कम 20-25 अंक के क्वेश्चन नंबर इस प्रश्न से, इस अनसॉल्व से आपको मिलेंगे, इसीलिए इसे ज़रूर पढ़ें। तो सबसे पहले हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो दोहरा निषेचन पाया जाता है। तो पहला पहला है शैवाल। पहला ऑप्शन है शैवाल, दूसरा है कवक में, तीसरा अनावर्तबीजी या जिम्नोस्पर्म में, चौथा है आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म। तो हमारा ये चौथा क्वेश्चन सही है। एंजियोस्पर्म में या आवर्तबीजी पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। जब दोहरा निषेचन की खोज नवासिन ने 1898 में नवासिन ने की थी, फ्रेटिलेरिया नामक पौधे में। फ्रेटिलेरिया पौधे में की थी। तो अगला देखते हैं, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। ऑप्शन पहला है डीएनए अथवा आरएनए, सेकंड है केवल डीएनए, थर्ड है केवल आरएनए और चौथा है डीएनए और आरएनए। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, डीएनए अथवा आरएनए। तो विषाणुओं में, जिन विषाणुओं में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ कुछ में होता है, लेकिन उनमें आरएनए नहीं होगा, और जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है उनमें डीएनए नहीं होगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, डीएनए अथवा आरएनए। अगला है, श्वेत रुधिर कणिकाओं की अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। तो पहला ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दूसरा है ल्यूकीमिया, तीसरा है हीमोफीलिया, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, ल्यूकीमिया, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC का जो अतिवृद्धि हो जाती है, संख्या अनियमित हो जाती हैं, उन्हें हम ल्यूकीमिया या रुधिर ब्लड कैंसर कहती हैं। तो इसका ब्लड कैंसर को ही ल्यूकीमिया कहती हैं। तो अगला है डीएनए के रासायनिक चाकू है। तो डीएनए के रासायनिक चाकू है, तो इसका पहला ऑप्शन है एंडोन्यूक्लियस, दूसरा है पॉलीमरेज, तीसरा है लाइगेज, चौथा है ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसे हम डीएनए का रासायनिक चाकू या डीएनए की कैंची भी कहते हैं। तो ये हमारा बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए। तो आगे हम देखते हैं, आगे निश्चित उत्तरी प्रश्न देखते हैं। तो पहला है, दोका का अग्र पीयूष ग्रंथि जिसे
अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि या मस्तिष्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के नाम बताइए। तो एक तो होता है एफएस, एक होता है एलएच। ये दो हार्मोन स्रावित होती हैं पीयूष ग्रंथि से या अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से या मस्तिष्क ग्रंथि से। एक एफएसएच, एक एलएच, ये दो हार्मोन स्रावित होती हैं। तो जिसका एफ एस का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरे का है जो एल एच का है ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन। तो ये एल एच हार्मोन के प्रभाव से ही अंडोत्सर्ग क्रिया होती है। तो अंडोत्सर्ग के लिए एल एच हार्मोन प्रभावी होता है। और एफ एस एच यह पुट्टगी ग्राफियन पुट्टगी के परिपक्व के लिए ग्राफियन पुट्टिकों की वृद्धि करता है और उसे परिपक्व करता है। अगला है रक्त समूह ओ वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह ए बी वाले पुरुष के साथ होता है तो इनके बच्चों में कौन से रक्त समूह होने की संभावना होगी। तो इनके जीनी संरचना हो जाएगी I0 I0 और IA IB। ये तो इनकी जीनी संरचना हो जाएगी। अब देखते हैं इनका किस प्रकार इनका संतानों में यह रुधिर पहुंचती हैं। तो इसे हम बनाते हैं इधर बनाते हैं ऐसे। जैसे IA IB I0 I0। तो इसका IA I0 IB I0 IA I0 IB I0। तो इसमें सभी संतानें ए रुधिर वाली 50% और बी रुधिर वाली 50% संतानें उत्पन्न होंगी। अगला देखते हैं दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी। तो दोहरा निषेचन यानी भ्रूण कोश में ऐसा भ्रूण कोश होता है, इसमें भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करता है तो उसे सत्य निषेचन कहती है। इससे दुगड़ित जायगोट का निर्माण होता है, जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है तो जिससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। यह त्रिगुणित होता है, इसीलिए इसे त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहते हैं। इस प्रकार भ्रूण कोश में दो बार निषेचन होना ही दोहरा निषेचन कहलाता है। इसकी खोज नवासिन ने की थी 1898 में नवासिन ने की थी। और ये फ्रिटिलेरिया नामक पौधे में की थी, फ्रिटिलेरिया नामक पौधे में।
अगला है डीएनए तथा आरएनए में दो अंतर लिखिए। तो डीएनए तथा आरएनए में दो अंतर। एक, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए में डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में थायमिन नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार इसके अंतर हुए। अब देखते हैं अगला, फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। फाइलेरिया रोग को हाथी पांव रोग भी कहती हैं, हाथी पांव रोग। तो यह रोग बुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई नामक फाइलेरिया कृमि से होता है, जिसे गोल कृमि कहती है। निमेटोडा या एस्केलम30 संघ का जंतु है और इसका वाहक क्यूलेक्स मच्छर होता है। तो यह रोग बुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई द्वारा होता है। तो अगला देखते हैं, हमारे निश्चित उत्तरी क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला है, डीएनए में पाई जाने अतिलक उत्तरी प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। तो इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखनी है। नंबर 1, डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। ये पहला न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड इकाई डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। अब देखते हैं दूसरा, है डीऑक्सी गुआनिलिक अम्ल, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं, थाइमिडिलिक अम्ल, डीऑक्सी थाइमिडिलिक अम्ल। चौथा है डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल, ये चौथा है डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल। तो इस प्रकार हमारा डीएनए में पाए जाने वाले 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ सौपकारिता को व्याख्या कीजिए। तो सौपकारिता दो जातियों के मध्य स्थायी पोषण का संबंध होता है, अतः इसमें दो जीव परस्पर एक दूसरे से लाभान्वित रहते हैं, अतः दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे संबंध को हम सौपकारिता कहते हैं। जैसे लाइकेन, कवक और शैवालों के बीच के पौधे होते हैं, क्योंकि शैवाल इन्हें भोजन देते हैं और कवक इन्हें रहने के लिए स्थान देते हैं। तो यह सौपकारिता का उदाहरण है।
तो अगला देखते हैं, घ उन सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनमें साइक्लोस्पोरिन ए तथा स्टेटिन को प्राप्त किया जाता है। तो साइक्लोस्पोरिन, ट्राइको ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम नामक कवक से प्राप्त होती है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से प्राप्त होती है। तो इसका प्रयोग अंग प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्तियों में किया करते हैं, तो जिससे इससे प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में करती हैं। तो अगला है, अगली स्टेटिन, स्टेटिन मोनास्कस परप्यूरियस नामक यीस्ट से प्राप्त की जाती है स्टेटिन, जिसे रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, निक्लोसोम का नामक चित्र बनाइए। एक प्रारूपी निक्लोसोम में डीएनए के कुंडली कितने क्षारक होते हैं? तो इसका चित्र ऐसा होता है, इसे बना लेना। और इसमें 160, इसमें डीएनए कुल कितने 4 युग्म होते हैं? तो 160 युग्म होती हैं, 160 4 युग्म होती हैं। अगला है, प्रतिरक्षी अणु का एक नामक चित्र बनाइए। तो इसका भी ऐसा चित्र होता है, इसे भी बना लेना। तो अगला देखते हैं, अब है लघु उत्तरी प्रश्न। तो लघु उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। तो शुक्रजनक नलिका प्रत्येक वृषण में 2 से 50 पट्ट या लोब्यूल्स पाए जाते हैं और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में एक से 3 या 3 अत्यधिक कुंडलित सेमनीफेरस नलिकाएं हैं, जिसे शुक्रजनक नलिकाएं भी कहती हैं, रक्त वाहिकाएं तथा तंत्रिका पाई जाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक वृषण में 750 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं या सेमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। यह नलिकाएं शुक्राणु जनन स्थल होती हैं और यह प्रक्रिया तरंगों के रूप में पाई जाती हैं। पुरुषों में इसे पूरा होने में 9 सप्ताह यानी 63 दिन लगते हैं। यानी शुक्राणुओं के निर्माण में 63 दिन 9 सप्ताह का समय लगता है। और शुक्रजनन नलिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 जनन कोशिकाएं, जनन सेल। एक होता है सर्टोली सेल और अगला तीसरी होती अंतराली सेल। अंतराली सेल जिसे लैडिंग सेल्स भी कहती हैं। तो जनन कोशिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का नाम सर्टोली कोशिकाएं स्पर्म विकासशील स्पर्म को पोषण प्रदान करती हैं और अंतराली कोशिकाएं या लैडिंग कोशिकाओं से एंडोजेंस हार्मोन स्रावित होता है जो पुरुष के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करती हैं। अगला है
अगुणित और द्विगुणित लिंग निर्धारण क्या है? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि समझाइए। तो मधुमक्खी तीन प्रकार की संतति बनती है, जिसमें रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी और एक होता नर या ड्रोन मधुमक्खी। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 32, इसमें भी 32 गुणसूत्रों की संख्या, इसमें होती है 16। तो नर ड्रोन्स या नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 16 है और श्रमिक मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 32 और रानी मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। तो इस प्रकार जो अंड के निषेचन से यानी अंडाणु के निषेचन से जो संतति उत्पन्न होती हैं वो रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी होती है, जिससे जो द्विगुणित होती हैं, जबकि बिना निषेचन के अंडाशय के बिना निषेचन के नर ड्रोन की उत्पत्ति होती है और इसमें समसूत्री विभाजन होता है, जबकि और जो अंडाशय में निषेचन होता है जिससे संतति बनती है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार बिना अंड के निषेचन से बने संतति को हम अनिषेक जनन भी कहते हैं। तो यह अगुणित होती है, और जबकि अंड के निषेचन से बनी संतति द्विगुणित होती है, इसलिए हम इसे अगुणित और द्विगुणित लिंग निर्धारण कहते हैं। यह मधुमक्खी में पाया जाता है। तो अगला देखते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, मनुष्य के लिए लाभकारी। इसके लिए 2 प्रयोग लिखिए, लाभकारी इसके 2 प्रयोग लिखिए। तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया में जीन क्लोनिंग व जीन स्थानांतरण का उपयोग करके पुनर्संयोजित डीएनए का निर्माण किया जाता है। इसे ही पुनर्संयोजित डीएनए तकनीकी कहते हैं। पुनर्संयोजित डीएनए को चुने हुए जीवों में स्थानांतरित करके नए लक्षण युक्त जीवों का निर्माण करते हैं, जिसे हम जीएमओ कहते हैं, यानी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसे हिंदी में कहते हैं आनुवंशिक रूपांतरित जीव। जी का मतलब होता है जेनेटिक यानी आनुवंशिक, और मॉडिफाइड का रूपांतरित ऑर्गेनिज्म का जीव। तो इसे हम जीएमओ भी कहती हैं, यानी जीएमओ आनुवंशिक रूपांतरित जीव भी कहती हैं। तो इनसे अनेक लाभ हैं। एंटीबायोटिक औषधि का निर्माण, टीके का निर्माण और एंजाइमों का निर्माण। इससे आर्थिक लाभ हैं। अगला देखते हैं, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। तो पृथ्वी पर सूक्ष्म से लेकर विशालकाय जीव पाए जाते हैं, जिनमें पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के जनक एडवर्ड ओ विल्सन जैव विविधता के जनक हैं। जैव विविधता, तो जैव विविधता के जनक हैं एडवर्ड ओ विल्सन, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इस जैव विविधता की छत के 4 प्रमुख कारण। तो जैव विविधता, एक तो जनसंख्या की वृद्धि एक प्रमुख कारण है, जिससे आवास के लिए वनों का कटान
जनसंख्या, औषधियों के लिए वनों का विनाश, और शिकार के लिए वन्य जीव जंतुओं का विनाश, और वन्य जीव जंतुओं की हड्डियों से औषधियों का कामोत्तेजक जो औषधि होती है उनका निर्माण के लिए वन्य जीवों का विनाश। अनेक कारण है इनके, और इसके आर्थिक लाभ भी हैं। अगला देखते हैं। आवासीय एवं अनसेक जनित फल क्या है? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो आवासीय वे फल जिनका निर्माण अंडाशय से न होकर ये अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन से होता है, तो उसे हम आवासीय फल कहते हैं। जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि आवासीय फल हैं। वे फल जिनका निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, ऐसे फलों को आवासीय फल कहते हैं। जैसे सेब, अखरोट, स्ट्रॉबेरी। दूसरा है अनिषेक जनित फल। वे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के अंडाशय बिना निषेचन के अंड से जो फल का निर्माण होता है, वे फल जिनका निर्माण बिना अंड के निषेचन से होता है, तो ऐसे फलों को हम अनिषेक जनित फल कहते हैं। यह फल बीज रहित होती हैं। जैसे केला, केला, संतरा। तो बिना निषेचन के जो अंड से जिन फल का निर्माण होता है, उन्हें हम अनिषेक जनित फल कहते हैं। अगला है बाहित मल का उपचार पर टिप्पणी लिखिए। तो बाहित मल का उपचार दो प्रकार से होता है। एक तो प्राथमिक उपचार, एक द्वितीयक उपचार। तो प्राथमिक उपचार में हम जो भी बाहित मल सीवेज है, जो बाहित मल है, उसमें बड़ी बड़ी अशुद्धियां होती हैं, पन्नी है, लकड़ी वगैरह है, तो इसे हम फिल्ट्रेशन द्वारा छानते हैं। फिल्ट्रेशन तो इसमें बड़ी बड़ी अशुद्धियां होती है, वो यहीं छन कर रह जाती हैं, और छोटी छोटी अशुद्धियां जिसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं, और जो भी छोटी छोटी अशुद्धियां हैं उसे हम द्वितीयक उपचार में दूर करते हैं। तो द्वितीयक उपचार में हम एक टैंक में इस जल को इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, और उसमें अनेक रासायनिक पदार्थों के द्वारा इसे हम उपचार करते हैं। इसमें लाल दवा, क्लोरीन वगैरह डालते हैं, जिससे अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं या और तली में बैठ जाती हैं, जिससे इस उपचारित जल को, यानी जो द्वितीयक उपचार से जो जल प्राप्त हुआ है, उसे बाहित मल को हम जो शुद्ध हुआ है उसे हम नदियों में छोड़ देते हैं। अगला है क्राइप्रोटीन क्या है? ये उस जीव का वैज्ञानिक नाम बताइए जिससे उत्पन्न करता है। मनुष्य ने अपने लाभ के लिए प्रोटीन का किस प्रकार उपयोग किया है? तो क्राइप्रोटीन सूक्ष्म जीवों में एक टॉक्सिन या क्राइप्रोटीन एक प्रतिविष है जो और जिससे पौधे पीड़क रोधी होती हैं, इनमें रोग नहीं लगती हैं, और उनसे उत्पादन अधिक होता है। तो यह बैसिलस थोरिन जिएंसिस नामक जीवाणु से प्राप्त होता है, और इसके लाभ, इसमें पौधों में अनेक लाभ हैं। इससे उत्पादन अधिक होता है, पौधे में रोग नहीं लगते हैं, तो अनेक लाभ हैं। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित किन्हीं दो उपयुक्त उदाहरण सहित, ठीक है। तो शीत निष्क्रियता
तो शीत निष्क्रियता वे जीव होती हैं, जंतु होती हैं जिनमें रुधिर शीत यानी रुधिर कोल्ड ब्लड होता है, कोल्ड रुधिर वाले होती हैं, यानी ठंडे रुधिर वाले जीव आती हैं, जिनका वातावरण जिनमें कोल्ड रुधिर वाले होते हैं, जो असमतापी होते हैं, असमतापी मतलब इनका वातावरण के अनुसार इनका ताप परिवर्तन हो जाता है, अतः यह कुछ समय के लिए यह पलायन कर जाती हैं, और यह जैसे यह एम्फीबिया और रेप्टिलिया वर्ग में पाई जाती है। यह जंतु एम्फीबिया जैसे उभयचर वर्ग तथा रेप्टिलिया वर्ग में पाई जाती हैं। तो अगला है छद्मवर्ण। छद्मवर्ण वह जीवों की प्रक्रिया जिसमें जीव अपने आप को बचाने के लिए यानी शिकार से बचने के लिए अपने रंग और रूप और आकार में परिवर्तन कर लेती है, तो इस प्रक्रिया को हम छद्मावरण कहते हैं। जैसे गिरगिट है, कैमेलियन है आदि, मतलब अपना आकार और रंग बदल देते हैं, जिससे वे नष्ट होने से किसी शिकार से बच जाती हैं। अगला है बायपायरेसी। तो वो बायपायरेसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अथवा दूसरे देशों के द्वारा किसी अन्य देश के जो भी अन्य देश के बिना अनुमति के उनके संसाधनों का उपयोग करना ही बायपायरेसी कहलाता है। अगला है लेख प्रचालेख ऑपरेंस। आप क्या समझते हैं? रेखा चित्र की सहायता से इसे समझाइए। तो लेख प्रचालेख, तो लेख प्रचालेख है यानी ऑपेरॉन होता है। इसमें रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन तथा संरचनात्मक जीन को हम ऑपेरॉन कहती हैं। तो लेख ऑपेरॉन निम्नलिखित जीनों का बना होता है, जिनमें दो जीन होती हैं, संरचनात्मक जीन और कंट्रोल जीन से मिलकर बना हुआ होता है ऑपेरॉन। तथा लेख ऑपेरॉन को हम एक प्रेरक ऑपेरॉन की तरह कार्य करता है। इससे लैक्टोज प्रेरक की अनुपस्थिति में रेगुलेटर जीन एक लेख निरोधक या दमनकारी प्रोटीन उत्पन्न करता है, जिससे संरचनात्मक जीनों का संश्लेषण नहीं हो पाता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे संरचनात्मक जीन में नहीं पहुंच पाता है और उनमें अनुलेखन की क्रिया नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार जब लैक्टोज उपस्थित होता है तो लैक्टोज की उपस्थिति में यह रेगुलेटर जीन से उत्पन्न दमनकारी प्रोटीन को नष्ट कर देता है, हटा देता है, तो रिप्रेस इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स के कारण ही दमनकारी ऑपरेटर से बनत नहीं हो पाती है ऑपरेट प्रोटीन, और वह ऑपरेटर स्वतंत्र रहता है। इस प्रकार आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर जीन के समारंभन स्थल से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। फलस्वरूप सिस्टोन से पॉलीसिस्टोनिक लेक एमआरएनए का अनुलेखन होता है। यह एमआरएनए लैक्टोज अपचय के लिए आवश्यक तीनों एंजाइमों को कोडित करता है। लेक ऑपेरॉन से एंजाइम का बनना उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो इसे हम चित्र के द्वारा। अगला है पारजीवी जंतु क्या हैं, इनका उत्पादन कैसे किया जाता है। तो पारजीवी जंतु वे जंतु जिनको आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा उनके जीनोम में हेर फेर कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे उनके अवांछित लक्षणों को या घटिया किस्म के लक्षणों को हटाकर उनके अंदर अच्छे किस्म के उत्कृष्ट लक्षणों के जीन्स को प्रविष्ट करा देती हैं, जिससे उनके जीनोम में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार के जीव को हम ट्रांसजेनिक जंतु या पारजीवी जंतु कहते हैं। इनके उत्पादन से मानव जाति की अधिक उपयोगिता है, क्योंकि इससे अधिक जीवों से अधिक जंतुओं होती हैं, जिनसे अधिक मांस उत्पन्न होता है, उनसे अधिक ऊन उत्पादन होता है और इनसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है। तो यह इनके
लाभदायक हैं। अगला है, आम के पेड़ की शाखा पर एक आर्किड का पौधा उग रहा है। आप आर्किड और आम के पेड़ के बीच इस अंतर संबंध का वर्णन कैसे करेंगे? तो यह सहभोज्यता का सहभोज्यता का उदाहरण है, यानी सहभोज्यता है। इस प्रकार का संबंध सहभोज्यता कहलाता है, क्योंकि आम के पेड़ की शाखाओं पर एक आर्किड का पौधा हो रहा है। आर्किड का पौधा जब उसे पृथ्वी पर या नीचे उगने में असमर्थ होता है, क्योंकि उसे भरपूर मात्रा में प्रकाश, तापमान और नमी या आर्द्रता नहीं मिल पाती है, तो वह बड़े बड़े पौधों के वृक्षों की शाखाओं पर होता है, जिससे आम के पेड़ को न कोई लाभ है न हानि है, जबकि आर्किड के पौधे को लाभ होता है। तो इस प्रकार वह संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को न कोई हानि होती है न लाभ होता है, तो ऐसे संबंध को हम सहभोज्यता कहते हैं। तो यह सहभोज्यता का उदाहरण है। और देखते हैं अगला, उपरोक्त आरेख की सहायता संभार तंत्र समष्टि वृद्धि का वक्र का वर्णन कीजिए। तो प्रकृति में किसी भी समष्टि में संसाधन सीमित ही होते हैं, अतः समष्टि जो जनसंख्या होती है, समष्टि में चरघातांक की वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि सीमित संसाधनों के कारण व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती रहती है। प्रतिस्पर्धा के कारण योग्यतम जीव जीवित रहते हैं और जनन करते हैं, जबकि अयोग्य नष्ट होते रहते हैं। किसी भी प्राकृतिक आवास में अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं और इससे आगे वृद्धि संभव नहीं होती है। उस आवास में उस जाति के लिए इस सीमा को ही हम पोषण क्षमता के मान लेते हैं, अतः यह संभार तंत्र की वृद्धि वक्र कहलाता है। तो वृद्धि वक्र कहलाता है, जिसका सूत्र होता है dn dt बराबर r स्मॉल और n, ये इसका वृद्धि सूत्र होता है। तो इसका जो चित्र होता है वो ऐसा होता है, जो चित्र होता है इसका ये समष्टि वक्र का। तो dn बटे dt बराबर rn, जो होगा यहाँ पर के, और यहाँ पर भी dn बटे dt बराबर rn, और इससे rn के आगे k माइनस n बटे k, ये सूत्र है। इसमें n समय t पर समष्टि घनत्व होता है, और प्राकृतिक वृद्धि की दर होती है, k पोषण क्षमता होती है, पोषण क्षमता, d मृत्यु दर और b जन्म मृत्यु दर। तो अगला है, स्वच्छ नामक चित्र की सहायता से एक प्रारूपी आवर्त बीजांड की संरचना भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया वर्णन कीजिए। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो इसे हम शॉर्ट में बताते हैं। एक प्रारूप बीजांड की संरचना, तो ऐसा चित्र होता है बीजांड का। जे बीजांड द्वार होता है, माइक्रोफाज कहते हैं, इसे कैलाजा कहते हैं। निभाग कहता है कैलाजा होता है। ये फनिकल होता है, ये माइक्रोफाइल होता है। तो ये बीजांड के ये अध्यावरण होती हैं, जहाँ कैलाजा से निकलने वाली इंटेगुमेंट, और ये अंत इंटेगुमेंट बाह्य अध्यावरण यह बीजांड को घेरे रहती हैं। अतः यह बीजांड की संरचना है, और कैलाजा जो निभाग होता है उससे अध्यावरण निकलती हैं।
तो इस प्रकार का बीजांड का चित्र होता है। अगला है भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो भ्रूण कोश का निर्माण इस प्रकार होता है, यानी ये 2n होती है दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें मियोसिस विभाजन होता है, मियोसिस विभाजन जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो इसके द्वारा जो कहाँ होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, तो इससे 4 दीर्घ बीजाणु बनते हैं, इसमें 3 दीर्घ बीजाणु नष्ट हो जाती हैं और ये जो आधार पर होता है वो क्रियाशील होता है, क्रियाशील दीर्घ बीजाणु होता है। तो क्रियाशील दीर्घ बीजाणु जो लास्ट का होता है आधार का, उसमें जो क्रियाशील दीर्घ बीजाणु, इसमें 3 बार माइटोसिस विभाजन होता है, 3 बार माइटोसिस विभाजन होता है, 3 बार। तो इस प्रकार 3 बार माइटोसिस विभाजन होता है, जिससे भ्रूण कोश का निर्माण होता है, मादा गैमेटोफाइट का। तो इस प्रकार ये भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश है जी। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये एग सेल, ये सिनर्गिड सहायक कोशिकाएं, ये एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुख कोशिकाएं। तो यह भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो भ्रूण कोश का निर्माण एक क्रियाशील दीर्घ बीजाणु से ही होता है, जिसमें 3 बार माइटोसिस विभाजन होता है, जिससे जो भ्रूण कोश का निर्माण होता है मादा गैमेटोफाइट का, वो 7 कोश की 8 केंद्र की होता है, जिसे मोनोस्पोरिक या एक बीजाणु भ्रूण कोश कहते हैं। अगला है निम्न किन्हीं दो पर संयुक्त टिप्पणी लिखिए। संघजनन एवं अनिषेक जनन। तो असंघजनन की खोज विंकलन ने 1960 में की थी। कभी कभी पौधों में बिना युग्मक संलयन, बिना अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधे का निर्माण होने असंघजनन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, कायिक जनन और अनिषेक बीजता। अनिषेक जनन बिना निषेचन के फल का निर्माण होना ही अनिषेक जनन कहलाता है। यह जैसे केला और अंगूर, संतरा बिना जिनमें बीज रहित फल होते हैं। रेड डाटा बुक वह बुक जिसमें विलुप्त जीवधारी या जो विलुप्ति के कगार पर जंतुओं का विवरण एक डाटा के रूप में रखा जाता है, उसे रेड डाटा बुक कहती हैं। रेड डाटा बुक को IUCN या WCU प्रकाशित करती है। तो सर्वप्रथम 1963 में रेड डाटा में विलुप्त जीव जंतुओं को प्रकाशित किया गया था। इसे IUCN या WCU विश्व संरक्षण संघ इसे प्रकाशित करता है। अगला है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा भ्रूण की प्लेसेंटा गर्भाशय की वह दीवार संरचना जिससे भ्रूण जुड़ा रहता है, उसे हम प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। ऐसे जो भ्रूण है, तो इसे ये वाली दीवार या संरचना उसे हम अपरा कहते हैं। तो गर्भाशय की वह दीवार या संरचना जिससे भ्रूण जुड़ा रहता है, उसे हम प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। तो प्लेसेंटा अपरा के द्वारा ही भ्रूण शोषण करता है, प्लेसेंटा के द्वारा ही भ्रूण शोषण करता है, प्लेसेंटा के द्वारा ही पोषण करता है, प्लेसेंटा के द्वारा ही उत्सर्जन करता है, प्लेसेंटा के द्वारा सभी जैविक क्रियाएं करता है भ्रूण। अगला है आवर्तबीजी पुष्प की संरचना का चित्र बनाइए। तो आवर्तबीजी पौधे, आवर्तबीजी पुष्प की संरचना का चित्र ऐसा होता है, ऐसे बनाते हैं। जी आवर्तबीजी पुष्प की संरचना का चित्र है। तो ये सबसे ये कैलिक्स है, ये कोरोला है,
जे वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ये पराकोसेंथस है, ये फिलामेंट एंड जिले फिलामेंट जो है तंतु, ये पेडिकल, ये पुष्पासन, ये ओवरी। तो इस प्रकार ये पुष्प की संरचना का चित्र है। तो वो ये वर्तिकाग्र, फिला और स्टाइल और अंडाशय, ये तीनों ही मिलकर मादा जननांग बनाती है, जैसे गाइनोसियम कहती हैं। जबकि परागकोश और तंतु, इन्हें ये मिलकर पुंकेसर या पुमंग बनाती है, जैसे एंड्रोसियम भी कहती हैं, एंड्रोसियम कहती हैं। तो गजायांग पुष्प का नर मादा जननांग होता है, पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है। और ये कैलिक्स जो बाहर पुष्प के बाहर होती है, हरे रंग की होती हैं। ये जनन में भाग नहीं लेती हैं, जबकि दल ये रंग बिरंगे होती हैं, इससे पुष्प सुंदर दिखाई देता है, तो इन्हें हम दल कहते हैं, और इन्हें संयुक्त रूप से दल पुंज कहती हैं। अगला है कि चित्र साधा हर्षचर्य के प्रयोग का। तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसकी खोज इन्होंने हर्षचर्य ने एक जीवाणुओं पर की थी, जिसमें इन्होंने फास्फोरस और प्रोटीन सल्फर, यानी प्रोटीन में सल्फर पाई जाती है और फास्फोर मतलब डीएनए न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस पाई जाती है, इस पर ये इन्होंने प्रयोग किया था। तो इससे इन्हें हर्षचर्य नामक वैज्ञानिक ने डीएनए और न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के मध्य यह सिद्ध किया था कि न्यूक्लिक अम्ल ही डीएनए होता है, जबकि प्रोटीन डीएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, जबकि न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, इस पर सिद्ध किया था। अगला है और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए सूचियों का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसके लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग कम करने के लिए सूचियों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो सूक्ष्म जीव हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे ये 10 बजा हुआ। तो ये रासायनिक उर्वरकों कीटनाशक के उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनके डेयरी उद्योग में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, और कृषि में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। कृषि में यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देती हैं, और जिन्हें अगला बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है, अगला देखती हैं। इसे प्रतिरक्षा किसे कहती हैं। प्रतिरक्षा, जब शरीर में बाहर रोगाणु, कीटाणु, वायरस आदि शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो शरीर में को रोग मुक्त कर देती हैं। तो इसमें इस प्रकार शरीर में जो भी एंटीबॉडीज बनती है, और इनको इनके एंटीजन के प्रभाव को समाप्त कर देती है, तो उसे ही हम प्रतिरक्षा कहते हैं। तो प्रतिरक्षा में सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा उदाहरण, यानी इसमें सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में शरीर में किसी स्वयं की एंटीबॉडीज बनती है, जबकि निष्क्रिय में किसी सूक्ष्म जीवों की एंटीबॉडीज को शरीर में प्रवेश कराते हैं, इससे तुरंत लाभ नहीं मिलता है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में तुरंत लाभ मिलता है। यह शरीर के में दीर्घकालीन होती है सक्रिय की, जबकि निष्क्रिय दीर्घकालीन नहीं होती, अल्पकालीन होती है। और सक्रिय प्रतिरक्षा से बनी एंटीबॉडी शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा से बनी एंटीबॉडी शरीर के लिए हानिकारक भी होती है। इसी प्रकार सहज जन्मजात और उपार्जित। सहज जन्मजात में जो भी जीव शरीर में एंटीबॉडीज और बच्चाणु क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा होती है, जबकि उपार्जित में टी लिम्फोसाइटस तथा बी लिम्फोसाइटस द्वारा यह शरीर की रक्षा करती है, जैसे एंटीबॉडीज बनती शरीर का निर्माण करती है, और
जिससे शरीर की रक्षा होती है। तो इस प्रकार ये हमारा सेट आज अनसॉल्व नंबर 2 सेट नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सबसे अधिक आते हैं, तो इन्हें अनदेखा न करें, उन्हें पूरा करें। सबसे अधिक क्वेश्चन इससे पूछे जाती हैं। तो आप मेरे यूट्यूब पर नए हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। तो इस प्रकार इसे ज़रूर पढ़ें, यह सबसे अधिक इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम जो कि 27 फरवरी को बायो का पेपर है इंटर का, इसे ज़रूर देखें। ओके, धन्यवाद।